देखो फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 है ना, पहला बात तो वो एप्लीकेबल किस पे है, तो बोला कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोला? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे अगर वो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करता हो। क्या क्या? पहला बोला, अच्छा नहीं सॉरी, कंडीशंस तो आगे बोलेगा। क्या बोला? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे अगर वो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करता हो। फैक्ट्री होने के लिए 4 वॉल होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी ओपन लैंड ऑल्सो, इट कैन बी स्मॉल, लार्ज, ओन्ड, रेंटेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो फिर वो फैक्ट्री कहलाएगा। पहला बात तो ये। सर वो कंडीशंस क्या है वो अभी आगे पढ़ेंगे। इस एक्ट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्कर लोगों के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रहे। तो जो लोग फैक्ट्रीज एक्ट में फॉलो करेगा उनको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल के हिसाब से अगर आपके वर्कर को प्रॉब्लम है तो आपका फैक्ट्री या आपके अगेंस्ट में केस हो सकता है। तो आपको क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ये एक्ट बनाने का कि वर्कर लोग को वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, वर्कर लोग का हेल्थ ठीक रहे, उनका वेलफेयर हो, और वुमेन वगैरह या यंग वर्कर वगैरह मतलब लेस देन 18 ईयर्स या फिर फीमेल वर्कर्स, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले। ये सब इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट बनाया। ठीक है, अब बात आता है सर ये एक्ट किनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो पहले तो बोला ऑल द फैक्ट्रीज, कोई भी वर्कशॉप अगर वो फैक्ट्री के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम इटसेल्फ एज अ फैक्ट्री बट डज नॉट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन देन इट इज नॉट अ फैक्ट्री। तो 3 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल किया। हर फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, हर वर्कशॉप के ऊपर एप्लीकेबल है, और हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को फैक्ट्री बुलाता है, हाँ लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करता हो तो। क्या कंडीशंस अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर ये फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है वो बताइए। ऊपर बार बार एक ही चीज आ रहा है, ऑल द फैक्ट्रीज इफ फुलफिल सर्टेन कंडीशन, इफ फुलफिल सर्टेन कंडीशन। क्या है वो सर्टेन कंडीशन? बोला एनी प्रेमाइसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस is carried out by 10 or more workers if with power, मतलब तुम्हारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चलती है तो 10 और मोर वर्कर, और अगर विदाउट पावर यानी मैनुअल वर्क होता है तो 20 और मोर वर्कर। तो तुम्हारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है 10 से ज्यादा वर्कर है तो तुम फैक्ट्रीज एक्ट में फॉलो करोगे? हाँ करोगे। और अगर तुम्हारे यहाँ मैनुअली काम होता है विदाउट पावर लेकिन 20 से ज्यादा वर्कर है तो अगर तुम्हारे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है तो तुम फैक्ट्री कहलाओगे। ठीक है, यानी सर सिर्फ एक कंडीशन नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, नंबर ऑफ वर्कर का भी कंडीशन है। तो 2 कंडीशन ऊपर बार बार आ रहा था ना, फुलफिलिंग द कंडीशन, तो वो कंडीशन 2 है सर। एक मैन्युफैक्चरिंग होता हो, 2 नंबर ऑफ वर्कर का भी लिमिट क्रॉस कर रहा, विद पावर 10 विदाउट पावर 20, तो तुम फैक्ट्री के डेफिनेशन में आओगे। तो बोला एनी प्रेमाइसेस जो ये 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा सर माइंस, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, रेलवे रनिंग शेड्स आर नॉट फैक्ट्री। इन लोगों को फैक्ट्री नहीं बोला है, क्योंकि देखो माइनिंग मतलब भी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बेटा, आर्म फोर्सेस मतलब भी तो वहां कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, होटल रेस्टोरेंट में तो खाना मैन्युफैक्चर हो रहा है, रेलवे रनिंग शेड में इंजन वगैरह बोगीज वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट उसको फैक्ट्री एक्ट से बाहर रखा, क्योंकि इन सब में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और 10 से ज्यादा या 20 से ज्यादा वर्कर भी होंगे।
फिर भी ये लोग फैक्ट्री नहीं है। ठीक, जी सर। इसके अलावा बोला कोई भी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है सच एज IT डिपार्टमेंट, MCA आर नॉट फैक्ट्री। सर क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग भी एक मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन उसको डेफिनेशन से बाहर रख दिया। ठीक, या फिर इफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फैक्ट्री। हाँ, एक बहुत काम का बात यहाँ पे बोला है, अगर तुम फैक्ट्री के डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो, मतलब तुम इनमें से नहीं हो, माइनिंग, आर्म फोर्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे शेड, ईटिंग प्लेस, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें नहीं हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और 10 या 20 से ज़्यादा वर्कर भी है, तो तुम्हारे बाकी कंपोनेंट्स भी फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये क्या बोल गया, तुम्हारे यहाँ पे शर्ट मैन्युफैक्चर होता है और तुम्हारे यहाँ 20 से ज्यादा वर्कर भी है, तुम फैक्ट्री हो कि नहीं? तुम्हारे यहाँ पे शर्ट मैन्युफैक्चर होता है, शर्ट, और 20 से ज्यादा वर्कर भी है, विथ मशीन शर्ट बनता है 10 से ज्यादा है, या विदाउट मशीन हाथ से काम होता है 20 से ज्यादा है, फैक्ट्री हो। अब तुम्हारे उस फैक्ट्री के अंदर कैंटीन चलता है, क्लिनिक चलता है ना? बीमार पड़ेंगे लेबर तो क्लिनिक है। जी। तुम्हारे यहाँ पे कैंटीन चलता है लेबर के लिए खाना, तो वो जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस का ही कंपोनेंट है उसको भी फैक्ट्री मान लेंगे, और उसके भी जो वर्कर है उनके लिए भी तुमको इस एक्ट में जो रूल लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम बोलोगे अरे सर वहां पे ना वो है, क्या बोलते हैं, होटल है, होटल सर, होटल तो डेफिनेशन में नहीं है, चलिए एक बार छोड़िए सर। एक मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मान लो प्लास्टिक का खिलौना बनता है, और वहां पर ना लेबर लोग का कपड़ा धुलाई के लिए एक लॉन्ड्री यूनिट भी है, तो देखो जहाँ टॉयज बन रहा है बेटा वो तो फैक्ट्री है ही, अगर सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है तो 10 या 20 से ज्यादा वर्कर, और वो जो जहाँ पर वो कपड़े का क्लीनिंग हो रहा है वो भी फैक्ट्री माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर होना चाहिए, अगर वो आउटसाइड कहीं जाकर है तब नहीं। ठीक है, अच्छा एक बार अगर तुम फैक्ट्रीज एक्ट में आ गए, अब तुम्हारा नंबर ऑफ वर्कर कम भी हो जाए फिर भी तुम फैक्ट्रीज एक्ट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तुम्हारे यहाँ 25 वर्कर थे, तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा था, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा था, और तुम न तो माइनिंग हो, ना आर्म फोर्स हो, ना होटल हो, ना रेस्टोरेंट हो, ना रेलवे शेड हो, ना डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो तुम फैक्ट्री तो हो। सर 25 वर्कर साहब हो गए 8, 17 वर्कर छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगी। तो सर अब हमको फैक्ट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या क्या इंक्लूडेड, क्या क्या नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फैक्ट्री का डेफिनेशन में 2 की बात क्या था, एक तो नंबर ऑफ वर्कर, सर वो तो ठीक है 10 या 20 वाला डायरेक्ट कंडीशन। फैक्ट्री का डेफिनेशन में सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो वहां पे। सर ये मैन्युफैक्चरिंग किसको किसको बोलेंगे और किसको किसको नहीं, अगला डेफिनेशन यही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसको बोले और किसको नहीं। तो बोला प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट, डेफिनेशन तो यही होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोला, देखो हाउएवर इट आल्सो इंक्लूड्स, जब बेटा जी लॉ में बोलता है इट आल्सो इंक्लूड्स, मतलब बोल रहा है नॉर्मल डेफिनेशन तो तुम जानते हो वो है ही, कोई भी चीज जहां इनपुट से आउटपुट बन रहा है, उसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड होगा। बोला अगर कहीं पे कोई बन रहा है, कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, ऑर्नामेंटिंग हो रहा है, फिनिशिंग हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, ऑयलिंग हो रहा है, वॉशिंग हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, या अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है जहां जिसके लिए कुछ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा जहां पंपिंग हो रहा है, ऑयलिंग हो रहा है, वाटर सीवरेज का काम हो रहा है, कोई चीज जनरेट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बुक बाइंडिंग का काम हो रहा है, प्रिंटिंग का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, शिप या वेसल्स का प्रिजर्व किया जा रहा है कुछ, यानी कोल्ड स्टोरेज वगैरह,
ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस माना जाएगा। और यहाँ जो जो वर्कर काम करेंगे, इस एक्ट में जो जो बोला गया है, तुमको एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो सब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जी। अब आता है सर, एक कंपनी का तो 10 तो फैक्ट्री हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो ही सकता है ऐसे। तो सर 10 फैक्ट्री का इंचार्ज को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन। सॉरी, ये गलती हो गया, तो आगे आएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन अगला डेफिनेशन है। सर वो जो चीफ इंस्पेक्टर है, सिंगल पर्सन और टीम अपॉइंटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर बोल के एक आदमी होता है जो इन सब चीजों पे नजर रखता है कि फैक्ट्रीज एक्ट के रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा जो कि तुम्हारे यहाँ आएंगे और टाइम टू टाइम देख के जाएंगे कि तुम नियम फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो सिंगल पर्सन और टीम अपॉइंटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर को बोलेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन। उसका काम क्या होगा? वो आएगा, एग्जामिनेशन करेगा, चीजों का टेस्टिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा फैक्ट्री वगैरह का। उसका क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फैक्ट्री एक्ट में उसका कोई क्वालिफिकेशन बताया नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी। तो वो एक आदमी अपॉइंट होगा जो चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया होगा। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हैजार्डस प्रोसेस किसको बोलेंगे? शेड्यूल 1 में इसका लिस्ट दिया हुआ है पूरा फैक्ट्रीज एक्ट में कि किन किन प्रोसेसेस को खतरनाक प्रोसेस माना जाएगा। हैजार्डस मतलब जहां पे कुछ ऐसा केमिकल का काम हो रहा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका लिस्ट शेड्यूल 1 में दिया हुआ है और ये लिस्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मेन 2 फैक्टर्स देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी हिसाब से लिस्ट में आइटम को डालता है। इट कैन कॉज मटेरियल इंपेयरमेंट टू द वर्कर एंड पोल्यूशन इन जनरल। ऐसा कोई भी काम जो एक एम्प्लॉय को इंपेयर कर सकता है, हैंडीकैप, या फिर ऐसा कोई भी काम जिससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। इन दोनों ही नेचर में अगर तुम्हारा आइटम फॉल करता है, दोनों में से एक भी नेचर में, तो तुम्हारे आइटम को या तुम्हारे प्रोसेस को बोला जाएगा हैजार्डस प्रोसेस। और उस पर ज्यादा नजर रखा जाएगा, ज्यादा हार्ड रूल बनाया जाएगा उसके लिए। ठीक है ना। अब आता है सर वर्कर कौन होगा जिनके लिए ये एक्ट बना? बोला एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय ए फैक्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तुम खुद अपॉइंट किए हो या कोई और के अंडर में, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है, तुम्हारे यहीं जॉब करता है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुम्हारे यहाँ पे आता है, कोई भी काम के लिए, मतलब वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है वो नहीं। हम बोला था तुम्हारे यहाँ कैंटीन में खाना बना रहा है वर्कर लोग के लिए, तो वो भी तुम्हारा वर्कर ही माना जाएगा ना बेटा, और उसके लिए भी यही लॉ एप्लीकेबल हो। सर यहाँ पे खाली वर्कर नहीं बोला, हाई पोजीशन लो पोजीशन, मतलब वहां पे मैनेजर है उनका भी बात किया जा रहा है। अरे सर उनका जिंदगी तो जिंदगी है ना। डज नॉट इंक्लूड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सर वो तो आप पहले ही बोल दिए थे फैक्ट्री एक्ट में ये लोग फॉलो ही नहीं करते, तो वो वर्कर भी नहीं कहलाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर को इंक्लूड किया गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऊपर कंस्ट्रक्शन का बात किया था, है ना। हाँ सर। तो सर ये सब हो गया वर्कर का डेफिनेशन। ऑक्यूपायर, अभी आता है वो बात, हम बोला था ना एक कंपनी का बहुत सारा फैक्ट्री होता है, तो अब गड़बड़ होगा तो किसका गला पकड़े? मेन ओनर बोलेगा भैया फैक्ट्री का तो इंचार्ज अलग आदमी है वो संभाल रहा है, तो गवर्नमेंट भी बोला हाँ ठीक है हम ऑक्यूपायर का डेफिनेशन दे देते हैं। बोला एनी वन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ऑन द फैक्ट्रीज अफेयर। फैक्ट्री के डे टू डे काम पे जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, वो खुद ओनर भी हो सकता है अगर ओनर बैठता है फैक्ट्री में तो, और अगर उसका 10 फैक्ट्री और अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग आदमी को बिठा रखा है तो वो अदर पर्सन जो उस फैक्ट्री का इंचार्ज है उसको ऑक्यूपायर माना जाएगा, और कल को कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसी का गला पकड़ा जाएगा। जो हमें बताया प्रोप्राइटरशिप केस में खुद ओनर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जिस पर्सन को वो ऑथराइज किए। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर या जिसको फैक्ट्री का ऑथराइजेशन मिला है। कंपनी के केस में डायरेक्टर या जिसको फैक्ट्री का ऑथराइजेशन मिला है। गवर्नमेंट फैक्ट्री के केस में ऑथराइज पर्सन, और एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर या ऑथराइज पार्टनर या वो पर्सन जिसको तुम ऑथराइज किए फैक्ट्री। तो ये लोगों को ऑक्यूपायर माना जाएगा
कल को कुछ भी गड़बड़ होगा इन्हीं को जिम्मेदारी है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सब कुछ इन्हीं का जिम्मेदारी। ठीक है। हाँ सर। नोटिस बाय ऑक्युपायर। नोटिस मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन टू चीफ इंस्पेक्टर। अब ये ऑक्युपायर का जिम्मेदारी है कि टाइम टू टाइम चीफ इंस्पेक्टर को डिटेल भेजे। ठीक है ना। हाँ सर। नोटिस टू बी गिवन इन फॉलोइंग सिचुएशन। कब नोटिस भेजेगा वो? 15 डेज इन एडवांस बिफोर एस्टेब्लिशिंग ऑफ फैक्ट्री। अब एक नया फैक्ट्री हम खोल रहे हैं, अंकिता को उस फैक्ट्री का इंचार्ज बना रहा, ऑक्युपायर है वो, या अंकिता खुद ही बिजनेस की मालिक है, तो ऑक्युपायर का ड्यूटी बनता है कि फैक्ट्री खुलने के 15 दिन एडवांस में उस एरिया का चीफ इंस्पेक्टर को वो नोटिस भेज देगा कि देखिए हमारा नया फैक्ट्री खुल रहा है, ताकि जब फैक्ट्री खुले तो वो आए और चेक करके चला जाए सब कुछ। ठीक है। हाँ। और अगर ऑक्युपायर बदल रहा है, अरे सर हो ही सकता है ना, मैनेजर बदल रहा है फैक्ट्री का या ओनर बदल रहा है, तो फिर 7 डेज, जिस दिन ओनर बदला वहां से 7 दिन के अंदर नोटिस भेज दिया जाएगा, वो चीफ इंस्पेक्टर आके नया वाला ऑक्युपायर से मिल लेगा। ठीक है। ठीक है सर ऑक्युपायर का ड्यूटीज क्या है? ये थोड़ा ज्ञानबाजी है। कंसिस्टेंट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द वर्कर, टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर, ओनली रिस्पॉन्सिबल अप टू फैक्ट्री प्रेमाइसेस, नॉट आउटसाइड। अब एक वर्कर काम करने आ रहा था, रास्ता में साइकिल से एक्सीडेंट हो गया उसको, वहां पे उसका गलती नहीं है। इफ अ वर्कर सेंड आउटसाइड फॉर फैक्ट्री वर्क देन रेस्पॉन्सिबिलिटी विल कंटिन्यू। हम उसको फैक्ट्री के काम से बाहर भेजा तो तब एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जिम्मेदारी है। ठीक है ना। हाँ। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन सब ज्ञानबाजी है, इसमें छोटा छोटा काम का बात है, कल उसका बात करेंगे। और एक दो जगह रूल बदला है, वो हम आपको बाद में इसका इंफॉर्मेशन दे देगा। तो देखो यहाँ पे हेल्थ ऑफ अ वर्कर के बारे में एज एन ऑक्युपायर आपका क्या जिम्मेदारी है, अलग अलग करके हेडिंग मिलेगा। नंबर 1 क्लीनलीनेस, साफ सफाई का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी। तो ड्राई डस्ट शुड बी रिमूव डेली। अगर सूखा धूल जम रहा है तो उसको रोज साफ किया जाएगा। वेट क्लीनिंग वंस अ वीक विथ डिसइंफेक्शन, मतलब वो केमिकल वगैरह मिला के पूरा सफाई किया जाए, गीला पोंछा मारा जाए। व्हाइट वॉश किया जाए या फिर कलर किया जाए वंस इन 14 मंथ। वार्निशिंग किया जाए वंस इन 5 ईयर। और अगर तुम्हारा पेंट वॉशेबल पेंट है तो हर 6 महीने में उसका वॉशिंग किया जाए। और एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए किस दिन ये क्लीनिंग पेंटिंग ये सब हुआ है, पूरा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके। ठीक है। यहाँ एक दो डेटा बदला, उसका बाद में करेंगे। अब आता है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एफिलियंस। जो भी अगर तुम्हारे यहाँ मशीन से केमिकल वगैरह निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसका स्टेप्स लेना होगा टू बी टेकन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें या उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। तो पहला ट्राई करो कि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, मतलब उसका कोई रीयूजेबल काम आ लग जाए। और अगर नहीं पॉसिबल है तब फिर उसको डिस्पोज करने का जिम्मेदारी है तुम्हारा एज ऑक्युपायर। डस्टिंग एंड फ्यूम, बोला था ना ऐसा कुछ, इट मस्ट नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ, मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। कचरा एक जगह जमा नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन वगैरह होना चाहिए ताकि ब्रीदिंग में इजी रहे। वेंटिलेशन, खिड़की वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए वहां पे। टेम्परेचर टू बी मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो जगह। एनवायरमेंट काम करने के लिए कंफर्टेबल हो। एंड प्रॉपर केयर ऑफ हेवी टेम्परेचर मशीन इंस्टॉल। अगर बहुत ज्यादा हेवी टेम्परेचर वाला मशीन है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी जनरेट होता है तो प्रॉपर केयर रखा जाए वर्कर के लाइफ का या हेल्थ का। सर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है वहां पे तो कुछ ऐसा सिस्टम रखो मशीन वगैरह जिससे वो ह्यूमिडिटी को कम किया जा सके। और इसका रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा स्टेट टू स्टेट कि क्या मशीन यूज करना चाहिए। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, नो ओवर क्राउडिंग। मिनिमम स्पेस फॉर ईच वर्कर टू बी मेंटेन। देखो यहाँ पे बताया है 14.2 क्यूबिक सेंटीमीटर एक वर्कर के लिए। ठीक है। और एक फैक्ट्री में कितना मैक्सिमम वर्कर एक जगह खड़ा हो सकता है ये दीवार पे लिखना चाहिए कंपनी को, ताकि वहां पे जब कभी भी ओवर भीड़ नहीं हो। प्रॉपर लाइटिंग वगैरह मेंटेन करो, सफिशिएंट लाइट होना चाहिए काम करने के लिए।
ऑल ग्लेज्ड विंडोज टू बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। कई बार होता है ना, विंडोज ऐसा है जिसके ऊपर वो भाप या धुआं जम जा रहा है, इवापोरेशन, तो उसको रेगुलरली क्लीनिंग करने का अरेंजमेंट होना चाहिए। लाइटिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस। जहां भी लाइट लगा है, लाइट के आगे ऐसा कोई सामान नहीं लगाया जाए जिससे वहां पे अंधेरा क्रिएट हो। पीने लायक, होलसमनेस मतलब यूज करने लायक, कंज्यूम करने लायक ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी होना चाहिए। वाटर पॉइंट एट कन्वीनियंट प्लेस होना चाहिए, वर्कर को बहुत दूर जाकर पानी नहीं पीना पड़े, लेकिन वॉशिंग एरिया से दूर होना चाहिए। जहां हाथ पांव धोना है, वॉशरूम जाना है, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए पीने का पानी का जगह। अगर तुम्हारे यहाँ 250 से ज्यादा वर्कर है, ये वाला पॉइंट याद रखने लायक है। देखो जहां जहां नंबर गेम आ रहा है ना बेटा, वहां वहां याद करना है, बाकी जानबाजी है। अगर तुम्हारे यहाँ 250 से ज्यादा वर्कर है तो ठंडा पानी का व्यवस्था होना चाहिए गर्मी के टाइम में। वॉशरूम्स वगैरह, लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स वगैरह का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, मेल फीमेल का अलग अलग, ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए। वहां भी प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वॉशरूम को रेगुलरली क्लीन किया जा रहा हो, डिसइंफेक्ट इन अ वीक, हर सप्ताह में उसका डिसइंफेक्शन हो रहा हो। वहां पे प्रॉपर टाइल्स या प्रॉपर वॉल हो। अगर तुम्हारे यहाँ 250 ज्यादा वर्कर है तो सेपरेट स्वीपर का अरेंजमेंट करो जो आगे से वॉशरूम क्लीनिंग करेगा। जी सर। स्पिटून्स, थूकने का जगह, सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेसेस पे वर्कर को, क्योंकि देखो काम करते वक्त बहुत मुंह में पानी आता है, पसीना आता है, तो वहां थूकने का जगह प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए और वो जगह पूरा क्लीन एंड हाइजीन रखो। कन्वीनियंट लोकेशन पे होना चाहिए और वर्कर अगर यहां वहां थूके तो उसके ऊपर फाइन का कोई पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी, काम खत्म होने के बाद वो लोग पूरा हाथ पांव धो के जाए, उसके लिए पूरा वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। स्टोरिंग एंड ड्राइंग, वो लोग आएगा अपना कपड़ा खोलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री का यूनिफॉर्म होता है, तो लोग आके अपना ड्रेसेस जहां चेंज करेगा, उसको स्टोर करने के लिए, सुखाने के लिए कोई जगह होना चाहिए। सिटिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, अगर काम करते करते थक जाए तो थोड़ा बहुत बैठने का ऑप्शन हो। फर्स्ट एड, ये बहुत काम का पॉइंट है। बोला एक बॉक्स फॉर 150 वर्कर, 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड का बॉक्स होना ही चाहिए। तो तुम्हारे यहाँ अगर 400 वर्कर है तो 3, 150, 300 हो गया। 150 400 तो और 100 के लिए फिर एक चाहिए ना। हाँ, तो 3 फर्स्ट एड बॉक्स इस केस में। और ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जो फर्स्ट एड देना जानता हो, नर्स टाइप की कुछ। और अगर तुम्हारे यहाँ 500 से ज्यादा वर्कर है तो एम्बुलेंस का फैसिलिटी हर समय अवेलेबल होना चाहिए। सेपरेट सिक रूम हो, अगर कोई बीमार पड़े तो उसको रेस्ट करने के लिए एक सिक रूम हो तुम्हारे यहाँ। कैंटीन, अगर तुम्हारे यहाँ 250 से ज्यादा वर्कर है तो तुमको कैंटीन फैसिलिटी देना पड़ेगा। मैक्सिमम जगह देख रहे हो 250 वर्कर का कंडीशन है। हाँ, कैंटीन तुम्हारा खुद के कंपनी का भी हो सकता है या तुम किसी को आउटसोर्स किए तो वो भी चलेगा। कैंटीन कैसे मैनर होना चाहिए उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रोवाइड करेगा। शेल्टर रूम, लंच रूम या रेस्ट रूम भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ 150 ज्यादा वर्कर है तो तुम्हारे यहाँ शेल्टर रूम या लंच रूम होना चाहिए। क्रेच क्या होता है? सर बहुत सारी वुमेन ऐसी आती है जिनके भी छोटे बच्चे हैं बिलो 6 ईयर्स। अब वो लोग उनको कहाँ छोड़ के आए काम करने के लिए जब आ रही है तब? सर ऑब्वियस सा बात है ना, उनको कोई बच्चा को तो लेके आना पड़ेगा। मान लो घर में कोई मेंबर ही नहीं है और उनके, जी। तो उनके लिए बोला गया अगर तुम्हारे यहाँ 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर है और मतलब 30 से ज्यादा वुमेन बनकर बच्चों को लाने के लिए तैयार है, हाँ। जिनका एज लिमिट बिलो 6 ईयर्स, तो तुम्हारे यहाँ क्रेचेस होना चाहिए। और वो क्रेचेस को मेंटेन करने के लिए कोई आदमी भी होना चाहिए, मतलब एक रूम होना चाहिए जहां वो बच्चों को संभाला जाएगा। वहां पे प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी बहुत काम का। तुम्हारे यहाँ एक वेलफेयर ऑफिसर तुमको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे यहाँ 500 से ज्यादा वर्कर है तो तुम्हारे यहाँ एक सेपरेट वेलफेयर ऑफिसर होनी चाहिए जो सिर्फ यही नजर रखेगा कि वर्कर लोग को जो ऊपर बात हुआ फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो फॉर हेल्थ। ये सारा जिम्मेदारी मेनली किसका होगा? वर्कर की सेफ्टी का, सर ऑक्युपायर का। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्टर। हम पहले बोला था इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा चीफ इंस्पेक्टर, तो वो कौन अपॉइंट करेगा? सर स्टेट गवर्नमेंट, और उसका क्वालिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। उसको क्या क्या पावर्स होगा ये एग्जाम में पूछता है। एंटरिंग इनटू फैक्ट्री, एग्जामिनेशन ऑफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रेमाइसेस एंड अदर आर्टिकल्स, और अगर उसको लगता है कोई आर्टिकल का सैंपल लेके जाना है तो सैंपल भी लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन दी एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो तो पूरा आगे इन्वेस्टिगेट करेगा वो। कोई चीज़ों का अगर उसको फोटोकॉपी लेना है जीरोक्स तो वो भी लेके जाएगा। अगर कोई आर्टिकल उसको लगता है सीज करना है तो सीज करके उसको ताला लगा के जाएगा, और अदर पावर जो उसको स्टेट गवर्नमेंट देगा। अगला टॉपिक है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चीज का पावर है? सर इंक्वायरी इनटू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंक्वायरी करवा सकते हैं। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स का रूल बता सकता है कि इमरजेंसी इस सिचुएशन में क्या क्या करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा। फिक्स द अमाउंट लिमिट ऑफ यूजेबल केमिकल्स, कौन सा केमिकल कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो उसका लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। कैन एस्टेब्लिश सेफ्टी कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेफ्टी कमिटी बनाएगा जहां पे एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों मेंबर होंगे उनको हेल्प करने के लिए। प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ डेंजर एंड डिजास्टर एक्शन टू बी टेकन, क्या क्या चीज में डेंजर है और उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है उसका रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। अगला वाला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सर आपको एक सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट देता है। स्टेट गवर्नमेंट देता है कि फैक्ट्रीज वाले लेबर के लिए ये सर्टिफाइड सर्जन है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अलग से अपॉइंट होता है। बहुत सारे डॉक्टर है ना बेटा, तो कुछ डॉक्टर्स को लोग ट्रेनिंग देता है और उनको सर्टिफाइड सर्जन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी सर। तो डॉक्टर स्पेशली ऑथराइज्ड टू इशू सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जब भी तुम अपने आप को नया वर्कर रखोगे, बोलोगे जाओ ये जो सर्टिफाइड सर्जन का लिस्ट है इनमें से किसी के पास जाके एक बार चेकिंग करवा के आ जाओ। भैया तुम फिजिकली फिट तो हो ना काम करने के लिए, कल को तुम मेरे यहाँ काम करने लगे, तुमको दमा का इशू था और मेरे यहाँ धुआं का काम था, तुम तो काम करते करते ऊपर चले गए, हो गया केस। तो भैया ये नहीं होना चाहिए। तो पहले जाओ और ये जो सर्टिफाइड सर्जन का लिस्ट है इनमें से किसी से भी चेकिंग करा के आ जाओ, वो सर्टिफिकेट देगा, तुमको हम काम पे रखेंगे। सर वो क्या क्या चीज का सर्टिफिकेट देगा? एक तो हम आपको एग्जांपल दे दिया कि जॉब ज्वाइन करने के पहले। उसके अलावा कई बार होता है ना, देखो एक बात समझना बेटा, अपने को एक मिथ है माइंड में, बिलो कितना ईयर के नीचे बच्चा को तुम काम पे नहीं रख सकते, बोलते हैं ना चाइल्ड लेबर इज इलीगल। हाँ। अब चाइल्ड लेबर मतलब चाइल्ड किसको बोले? 18 साल के नीचे? जी नहीं, 14 इयर्स। हाँ 14 ईयर्स। तो सर जी आप 14 के हो या नहीं, इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा? सर आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब प्रूफ करेगा, वो तो करेगा ही, लेकिन एक बार जाके ये सर्टिफाइड सर्जन को दिखा के उससे भी सर्टिफिकेट ली। तो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, उसको यंग बोला जाता है, बिलो 18 को। जी। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन वर्किंग हैजार्डस प्रोसेस, जब हैजार्डस प्रोसेस में तुमको नौकरी मिलेगा तो तुम्हारा फिजिकली तुम वो काम करने लायक होगे, इस बात का सर्टिफिकेट भी सर्टिफाइड सर्जन देगा। तुम्हारा मेडिकल सुपरविजन, टाइम टू टाइम आगे चेक करना, देखो बेटा तुमको सर्टिफिकेट दिए तब तुम फिट थे, अब ऐसा थोड़ी ना तुम जिंदगी भर फिट ही रहोगे। हमको आज चेक किया, मेरे को आज ब्लड प्रेशर का बीमारी नहीं है, लेकिन 6 महीना बाद भी नहीं रहेगा ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये कौन बोले? तो टाइम टू टाइम ये सर्टिफाइड सर्जन आएगा या तुम्हारे एम्प्लॉयज जाएंगे और उससे एक बार चेक करा के आ जाएंगे, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा वो तुमको हर साल में एक बार। वो अगर कोई वर्कर बीमार पड़ेगा तो भी आके वो चेक करेगा। क्या क्या हैजार्डस आर्टिकल्स है तुम्हारे फैक्ट्री में, वही वो बताएगा। वर्कर को अगर इंजरी होगा तो उसका इलाज भी वो करेगा। ये सब चीजों के लिए सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंट हो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा। अब 11 ऊपर पढ़े थे हैजार्डस प्रोसेस का डेफिनेशन। हाँ। 2 चीज जो एम्प्लॉय के लाइफ को नुकसान पहुंचाने का हो या जनरल एनवायरनमेंट को खराब करता हो, तो ये ऑक्युपायर का जिम्मेदारी है कि हैजार्डस प्रोसेस के टाइम में वो थोड़ा प्रॉपर केयर रखे। देखिए सर कुछ तो हैजार्डस हो गई और पूरी तरीके से उसको जीरो नहीं किया जा सकता, है ना?
तो उसका लिमिट तय किया है स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर ऑन हैजार्डस प्रोसेस मस्ट टेक अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तुम जो भी चीज का काम कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके कर रहे हो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है एज ऑक्यूपायर अगर तुम हैजार्डस प्रोसेस का काम कर रहे हो। If approved by state government, then pollution control authority approval is not required. अगर तुमको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे दिया है तो फिर तुमको पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई मैटर में बोलता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूवल लेके रखना। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? विल अप्रूव आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम साइट अप्रेजल कमिटी। स्टेट गवर्नमेंट एक साइट अप्रेजल कमिटी बनाता है। तुम जब नया फैक्ट्री खोल रहे हो तुम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजोगे कि देखिए भैया हमारे यहाँ ये काम होगा तो ये हैजार्डस केमिकल के डेफिनेशन में आता है, तो एक बार आपका टीम भेज दीजिए, वो आगे चेक करके चला जाए कि ये एरिया में ये काम करने लायक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुने हो? हाँ सर। वहाँ यही तो हुआ, रेसिडेंशियल एरिया में पूरा फैक्ट्री था, हाँ तो थोड़ा सा भी केमिकल लीक हुआ लोग मारे गए। तो साइट अप्रेजल कमेटी आएगा, वेरीफाई करके जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा, तब स्टेट गवर्नमेंट तुमको अप्रूवल देगी। दिस कमिटी विल गिव रिकमेंडेशन इन 90 डेज। ये 90 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा इसको लाइसेंस देने लायक है कि नहीं है। ऑक्यूपायर शुड प्रिपेयर डिटेल पॉलिसी एंड हेल्थ सेफ्टी। अब देखो तुमको सर्टिफिकेट तो मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम मनमाना ढंग से काम करोगे हैजार्डस केमिकल का, नहीं ना। तो तेरे यहाँ अगर तुम्हारे यहाँ अगर हैजार्डस प्रोसेस का काम हो रहा है तो तुमको पूरा डिटेल पॉलिसी बना के देना पड़ेगा कि तुम कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन रखोगे, तुम्हारे यहाँ क्या क्या तरीका होगा। तुम्हारे वर्कर को सारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे तुम कि देखिए भैया ये डेंजर केमिकल है, इससे ये नुकसान हो सकता है, तो तुम देखभाल के काम करना, तुमको ज्वाइन करना हो तो ही ज्वाइन करना। तुम उसको झूठ झाट बोल के मत रखो, जो हुआ था भोपाल गैस के केस में। हाँ डेवलपमेंट मेजर्स तुम क्या लोगे? अगर अचानक कुछ हो गया तो तुरंत क्या स्टेप लोगे लोगों का जिंदगी बचाने के लिए, उसका भी तुम पूरा डिटेल बना के दोगे एज ऑक्यूपायर। ठीक है, तुम अपने स्टाफ का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे, टाइम टू टाइम वो जो बोले थे ना वो डॉक्टर से चेकिंग होगा तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह, और एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करोगे जो ये पूरा प्रोसेस का ध्यान रखेगा। तुम फैक्ट्री इंचार्ज हो, तुम ऑक्यूपायर हो, तुम्हारा तो जिम्मेदारी है ही, और तुम एक ऑफिसर भी अपने अंडर में अपॉइंट करोगे जो इन चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि तुम ओवरऑल फैक्ट्री का काम भी तो इंचार्ज हो ना बेटा। तो बहुत कुछ संभालते संभालते इग्नोरेंस में कुछ गड़बड़ हो गया तो। मोटा मोटी लास्ट टॉपिक, अटेंडेंस एंड लीव रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला डेली वर्किंग आवर क्या होगा? 8 घंटा एंड 1 आवर ब्रेक, यानी टोटल 9 आवर। एटलीस्ट हाफ आवर ब्रेक आफ्टर कंटिन्यूअस 5 आवर्स। तो देखो यहां बोला क्या, तुम्हारे यहां काम का 8 घंटा होना चाहिए, वर्किंग आवर 8, और उसके बाद उसके बीच में 1 घंटा का ब्रेक। और ये ब्रेक जो कब मिलेगा? हर 5 घंटा बाद एक आधा घंटा का ब्रेक, हर 5 घंटा के बाद एक आधा घंटा का ब्रेक। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम आधा घंटा का 2 ब्रेक रखो कि 4 घंटा काम करा के 1 घंटा ब्रेक देके फिर 4 घंटा काम करा लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो 5 घंटा के बाद एक आधा घंटा का ब्रेक तो देना ही पड़ेगा। बाकी आधा घंटा का ब्रेक तुमको जैसे देना है तुम वैसे दो, जैसे तुम्हारे स्कूल में नहीं होता था 15 मिनट्स का 2 ब्रेक और एक आधा घंटा का ब्रेक। हाँ वही रूल यहाँ पे बोला। बट इतना ध्यान रखना कि हर 5 घंटा के बाद एटलीस्ट एक हाफ का ब्रेक आ जाए। तुम 1 घंटे का दे दो और फिर 3 घंटा काम करा लो, वो तुम्हारे ऊपर है। या तुम बोल दो 4 घंटा काम कर लो, फिर आधा घंटा का एक ब्रेक, फिर 2 घंटा काम करके 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटा काम करके 15 मिनट का ब्रेक, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर इन अ वीक 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो गया ना, 8 घंटा और 6 दिन। हाँ मैक्सिमम टाइम वर्कर कैन स्पेंड इन ए फैक्ट्री, यानी एक वर्कर मैक्सिमम टाइम कितना स्पेंड कर सकता है फैक्ट्री में? सर 10.5 घंटा। अरे सर ये कैसे हो गया? 8 घंटा काम करा, 1 घंटे का ब्रेक, तो 9 घंटा हुआ। अरे बेटा जी ओवर टाइम बोल के भी एक चिड़िया होती है, बहुत सारा फैक्ट्री ओवर टाइम करवाता है। हाँ तो सर ओवर टाइम सब कुछ लेकर भी 10.5 घंटे के ऊपर तुम एक वर्कर को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। मतलब 8 घंटे का एक ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक 9 घंटा, और 1.5 घंटे का तुम ओवर टाइम करा सकते हो।
ठीक है, वन वीकली हॉलीडे, आइडियली इट इज ऑन संडे, बट बहुत ज्यादा जगह होता है ना कि ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स है तो फ्राइडे को हॉलीडे कर दिया नमाज वमाज के लिए, हाँ हाँ अलग अलग एरिया वाइज। तो लेकिन हफ्ता में एक छुट्टी होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि वो संडे हो, आइडियली संडे है लेकिन तुम्हारा मन है बाकी। अगर तुम वर्कर को हॉलीडे के दिन बुलाते हो तो फिर कोई और दिन उसको छुट्टी दोगे, तुम ये नहीं बोलोगे एक्स्ट्रा पैसा तो दे दिए, अरे एक्स्ट्रा पैसा के नाम पर उसका क्या जान लोगे, ठीक बात। तो अगर तुम छुट्टी के दिन बुलाए हो तो उसको कोई और दिन छुट्टी दोगे, और वो भी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन उसको बुलाया उसके 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। वुमेन वर्कर को शिफ्ट कैन नॉट बी बियॉन्ड मिडनाइट, वुमेन वर्कर्स को मिडनाइट के बाद काम पे नहीं रखोगी। डबल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, मतलब हम तुमको 8 घंटा का 1 आवर पे ड्यूटी रखा, फिर तुमको बोला देखो दोबारा 1 8 घंटे का नाइट शिफ्ट भी चलता है मेरे यहाँ, तुम उसमें भी काम करोगे क्या? उसको बेचारे को पैसा का दरकार है, वो भी देखा ठीक है मजबूरी है कर लो, ऐसा नहीं होता है सर, जान ले लेंगे क्या उसका। डबल एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। सेपरेट रजिस्टर फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ वर्कर, तुम्हारे यहाँ जो भी वर्कर्स है उनका पूरा लिस्ट मेंटेन रखोगे। वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 7 PM, कैन नॉट बी कॉल्ड बोला है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर आप बोले मिडनाइट, अभी बोल रहे हो 7 बजे, अरे बेटा जी बुला नहीं सकते 7 बजे के बाद, और रख नहीं सकते रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, और सुबह 6 बजे के पहले भी कॉल नहीं कर सकते आने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज दिस, ये जो 6 to 7 है ना, बहुत जगह स्टेट गवर्नमेंट उसको 5 AM to 10 PM करके रखा है, लेकिन यही मैक्सिमम है, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया, ठीक। यंग वर्कर का मतलब मोर देन 15 years बट लेस देन 18 years, और एडोलसेंट का मतलब मोर देन 14 years बट लेस देन 15 years। तो 3 वर्कर हो गए, एडल्ट, यंग और एडोलसेंट। एडल्ट हो गया मोर देन 18, यंग हो गया मोर देन 15 बट लेस देन 18, और एडोलसेंट हो गया मोर देन 15 लेस देन 15, मोर देन 14 लेस देन 15। 14 के नीचे को चाइल्ड बोला जाएगा, और वही चाइल्ड लेबर है जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ऑल वर्कर्स हु आर नॉट एडल्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पहले हम बोला था ना वो सर्टिफाइड सर्जन कि भैया वो फिट टू वर्क है कि नहीं पहले चेक करवा लो। जो भी एडल्ट नहीं है मतलब लेस देन 18 है उनके लिए सर्टिफाइड सर्जन से सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल तो मोर देन 18 वालों को भी लाने बोलता है फैक्ट्री। सब सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 12 महीना। अरे सर हर 12 महीना में एक बार चेक करो कि फिट टू वर्क है कि नहीं, ठीक है। फीमेल चाइल्ड एडोलसेंट एंड यंग कैन नॉट बी वर्क फॉर मोर देन 8 AM एंड आफ्टर 7 PM। फीमेल चाइल्ड एडोलसेंट यंग को 8 AM एंड आफ्टर 7 PM कॉल नहीं करोगे। सब फीमेल के लिए तो 6 वाला रूल था ही, एक्चुअली फीमेल यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है ना। एडोलसेंट को कितना आता है, देखो नॉर्मल वर्कर कितना घंटा काम करेगा, 8 घंटा, 1 घंटे का ब्रेक यानी टोटल 9 hours। तो एडोलसेंट को आधा कर लो। एडोलसेंट कैन वर्क फॉर 4.5 hours पर डे, आउट ऑफ विच हाफ आवर शुड बी अ ब्रेक। मतलब उनको 8-8 घंटा का ड्यूटी नहीं करा सकते तुम, वो सिर्फ एडल्ट के लिए, ठीक है। वन लीव आफ्टर 20 days ऑफ वर्क। देखो संडे का छुट्टी तो है ही, वो हफ्ता में 1 दिन वाला, उसके अलावा भी हर 20 दिन में 1 छुट्टी दोगे। बोल रहे अपार्ट फ्रॉम संडे, एडल्ट को बोला गया हर 20 दिन में 1 छुट्टी, और अदर्स को यानी एडोलसेंट और यंग को हर 15 दिन में 1 छुट्टी संडे के अलावा, ठीक है। ये लीव कैन बी अवेल्ड ओनली वर्कर वर्क फॉर 240 days इन प्रीवियस ईयर। उसी वर्कर के लिए एक्स्ट्रा छुट्टी का नियम होगा जो तुम्हारे यहाँ 240 days से ज्यादा काम किया पिछला साल, ठीक है। सब वर्कर के लिए छुट्टी का नियम नहीं है, परमानेंट के लिए है, मतलब एक तरीके से। फिर यहाँ बोला लीव मस्ट बी अप्लाइड एटलीस्ट 15 days इन एडवांस। इमरजेंसी का बात अलग है, बीमारी। नॉर्मली तुमको छुट्टी चाहिए तो 15 days इन एडवांस मांगना,
और यही अगर ये पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ 30 days इन एडवांस, तो इनका पब्लिक का काम अटक जाएगा ना। हाँ। एडल्ट वर्कर मस्ट मैक्सिमम लीव कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 30 days। एडल्ट वर्कर ये छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, सर नहीं लिया छुट्टी, सर उसका मन वो नहीं लिया, 20 दिन में एक छुट्टी लेना था, उसको नहीं लिया, तो उसको बोला गया 30 दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, और 30 दिन बीत के अभी भी नहीं लिए तो फिर छुट्टी का पैसा ले लो। अच्छा। अदर वर्गों को बोला 40 days तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब यंग एंड एडोलसेंट, ठीक है। इफ लीव डिमांडेड बट नॉट ग्रांटेड, अगर लीव मांगा नहीं मिला तो अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वर्कर मांगा बहुत छुट्टी नहीं दिया, इस पे फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना दिन कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसका मन जितना दिन कैरी फॉरवर्ड करेगा, जब मर्जी आए तब ले पाएगा। इफ लीव ग्रांटेड फॉर 4 days, अगर 4 दिन से ऊपर का छुट्टी दिया जा रहा है, इफ लीव ग्रांटेड फॉर 4 days कैन टेक सैलरी इन एडवांस, तब फिर एडवांस सैलरी लेके जा सकते हैं। और अदर इफ अदर देन एडल्ट तो 5 days का सैलरी लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो ये है रूल फैक्ट्री एक्ट 1958। इजी है, कुछ कुछ